A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last video, we already discussed a lots of the theoretical and the practical concept of the chapter number 6, that is in dissolution of the partnership form. As well as you can see that the video dated 15 June, 16 June and 17 June. We already discussed a lots of the theoretical topics related to the chapter number 6, that is a theoretical aspect of the company's account. So now in today's video, firstly we discuss a lots of the doubt question, like a question number 3rd, 5th point, question number 8 का second point, question number 11 का first point, question number 27 का first and third point. So the first doubt is question number 3rd का 5th point. Question number 3rd का 5th point says that and a partner was appointed to look after the process of dissolution for which he was allotted a remuneration of 9,000. यानी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो रही है और उस डिसोल्यूशन के सिचुएशन में फर्म ने डिसाइड किया है कि सारा खर्चा जो है वो कौन बियर करेगा, एन एक पार्टनर है वो बियर करेगा और इसके लिए उसे रेम्यूनरेशन दिया जाएगा 9,000 का. After that, question says that and agreed to bear the dissolution expense. Actual dissolution expense 4,000 were paid by the firm. देखिए यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन बन रही है जहां पे एन को रेम्यूनरेशन कितना देना है, फर्म को 9,000 और एक्चुअल रेम्यूनरेशन एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ है 4,000 और वो भी किसने पे किया है, फर्म ने पे किया. सो सिंपली अगर आप चाहें तो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3rd के 5th को पहला ये हुआ कि हमें रेम्यूनरेशन देना है एन को. जब हम एन यानी एक पार्टनर को रेम्यूनरेशन देंगे, ठीक है, तो उस सिचुएशन में यू नो वेरी वेल हम एंट्री क्या करते हैं, एंट्री करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एन's कैपिटल. रेम्यूनरेशन कितना दिया मैंने एन को, 9,000 रुपीस का. लेकिन जब एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस हुआ तो सिर्फ कितना हुआ 4,000. ये मेरा मैटर नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ एन. अब एन चाहे 9,000 रुपए से ज्यादा खर्च करे कम खर्च करे, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ एन, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ फर्म. लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जो 4,000 रुपए एन ने को पे करना था वो भी किसने पे कर दिया, पार्टनर ने. उसको भी किसने पे कर दिया, फर्म ने. तो उसकी एक और एंट्री होगी, वो होगी एन's कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 टू बैंक 4,000. यानी पहली एंट्री है जिसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि कितना एक्चुअल रेम्यूनरेशन देना है. दूसरा हम लोगों ने क्या पे किया, किस चीज की एंट्री पास की, पे करना था किसको, पार्टनर को, लेकिन पे किसने कर दिया, फर्म ने. अब आप चाहें तो इसको कंबाइन भी कर सकते हैं. कंबाइन एंट्री क्या हो सकती है इसकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 9,000, फर्म ने कितना पे कर दिया उसमें 4,000, यानी 5,000 ही अब सिर्फ एन को मिलेगा क्योंकि टोटल फर्म को देना था एन को 9,000, लेकिन फर्म ने ऑलरेडी एन के बिहाफ पे किसी और को पे कर दिया कितना 4,000, तो एन को केवल कितना मिलेगा 5,000. तो आप चाहें तो 2 स्टेप में एंट्री पास कर सकते हैं या सिर्फ एक स्टेप में भी एंट्री पास कर सकते हैं. नाउ द सेकंड डाउट इज क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पॉइंट. क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पॉइंट ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड पॉइंट सेज दैट stock was taken over by X for 17,000 and furniture was sold to K for 20,000. कह रहा है स्टॉक किसने ले लिया, X ने ले लिया और फर्नीचर सोल्ड किया गया K को for 20,000. लेकिन प्रॉब्लम इज देयर कि X इज अ पार्टनर whereas K is not a partner. K पार्टनर नहीं है, तो इसकी अगर एंट्री देखें तो स्टॉक किसने टेक ओवर कर लिया, X ने. तो उसकी एंट्री क्या होगी, X कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, X कैपिटल टू रियलाइजेशन, X कैपिटल टू रियलाइजेशन कितना आएगा 17,000. और दूसरा पॉइंट है कि फर्नीचर हमने सोल्ड किया है K को फॉर ₹20,000
तो के कोई पार्टनर नहीं है, तो के से हम क्या लेंगे, पैसा लेंगे। अगर पार्टनर होता तो उसकी कैपिटल में से कट कर लेते, कितने में, 20,000। तो आप चाहे तो उसकी कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट पे लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल स्टॉक का 17,000 और बाय बैंक फर्नीचर का 20,000। So this is the solution of the question number 8 second. Now we are moving to the third round question, that is in 11 का first part. 11 का first part ये कह रहा है half the stock was sold at 10% less than the book value and remaining half was taken over by A at 20% more than the book value. It means स्टॉक जितना है, टोटल स्टॉक जितना है, इसको आप ऐसे समझिए कि स्टॉक टोटल कितना है, स्टॉक है टोटल 40,000 का, स्टॉक है टोटल 40,000 का, उसका जो हाफ है वो सोल्ड हो रहा है 10% लेस देन द बुक वैल्यू। हाफ मतलब 20,000, वो क्या हो रहा है, सोल्ड हो रहा है। कैसे सोल्ड हो रहा है, 10% लेस देन द बुक वैल्यू, यानी सिर्फ 10% कम मिल रहा है। 10% कम मिलेगा तो कितना मिलेगा, 18,000 मिलेगा, सोल्ड हो रहा है, यानी बैंक से मिला है। और आगे लिखा है हाफ वाज टेकन ओवर बाय ए, और जो हाफ बच रहा है, हाफ कितना बचेगा, 20,000 ही बचेगा। उसको कौन टेक ओवर कर रहा है, उसे टेकन ओवर कर रहा है ए, यानी ए टेक ओवर कर रहा है, वो भी किस पे, 20% मोर देन द बुक वैल्यू। 20% मोर देन द बुक वैल्यू का मतलब है 20,000 का 20%, यानी कि 4,000। कितने में ले रहा है, 24,000। ये किस नाम से होगा, ए स्टैक। तो अगर आप इसकी जर्नल एंट्री जब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, सो यू कैन सी दैट 18,000 रुपए मिला, तो बैंक डेबिट हो गया 18,000 से, और पार्टनर ने कितने का लिया, 24,000 का, एस कैपिटल 24,000, किस नाम से, रियलाइजेशन के नाम से। कितना हो गया, ये हो गया आपका 42,000, क्योंकि 4,000 यहां प्रॉफिट है, 2,000 यहां लॉस है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11(1). Please note down, and after that we discuss the question number 27(1) and 2. So let's we move to the next doubt, that is in question number 27 first and third point. Question number 27 का जो first और third point है, it is related to the preparation of the realization account, and the question says that they appointed B to realize the assets. He is to receive 5% of the amount realized from debtor, stock and machinery, and is to bear all the expense of realization. मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि B सारी एसेट्स को रियलाइज करेगा, एंड आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ द एसेट्स, यानी एसेट्स की अमाउंट रियलाइज करने के बाद जो पैसा आएगा उसका जो 5% है डेटर का, स्टॉक का, मशीनरी का, उसे एज अ रेम्युनरेशन पे किया जाएगा, और इस शर्त पे किया जाएगा कि डिसोल्यूशन का सारा खर्चा कौन बियर करेगा, बी बियर करेगा। ठीक है, ये है 27 का फर्स्ट पॉइंट। सो दूसरा पॉइंट जो पॉइंट नंबर थर्ड है 27 का, वो ये कह रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाज असर्टेन 20,000. One of the creditor agreed to accept the investment at this value. Remaining creditors were paid at a discount of 6,000. अब यहाँ आपको कंफ्यूजन है कि सर इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू गिवन है और मार्केट वैल्यू है 20,000, क्रेडिटर्स को हमने पे कर दिया और रिमेनिंग जो क्रेडिटर्स हैं उनको 6,000 के डिस्काउंट पे हमें पे करना है। बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है, देखिए कैसे करेंगे। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 27, 1 and 3. क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि हमें
बी को रेम्युनरेशन देना है 5% अमाउंट रियलाइज फ्रॉम डेटर स्टॉक एंड मशीनरी। तो उसके लिए आपको पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और ये लिखना पड़ेगा कि डेटर से हमें कितना रियलाइज हो रहा है, स्टॉक से कितना हो रहा है और मशीनरी से कितना। अब डेटर से रियलाइज कैसे हो रहा है वो पॉइंट नंबर 2 से पता चलेगा, क्योंकि बैड डेब्ट्स हुआ है डेटर पे 2000, तो आपको कितना मिलेगा 40,000 माइनस 2000 यानी मिला होगा 38,000। दूसरा, स्टॉक से रियलाइज हुआ है डायरेक्ट दिया है क्वेश्चन में 36,000 और मशीनरी से तो डायरेक्ट दिया है पॉइंट नंबर 2 में 46,000। सो टोटल अमाउंट रियलाइज फ्रॉम डेटर स्टॉक एंड मशीनरी इज 1,20,000 और बी को हमें कितना देना है 5%, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। रेम्युनरेशन कितना आया 1,20,000 रुपए का 5%, कितना आएगा ये 6,000 रुपए। पॉइंट नंबर 2 पे चलते। पॉइंट नंबर 2 में कुछ है नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि आप पहले ये देख लो टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं 86,000। टोटल क्रेडिटर 86,000 है, जिसमें से हम उनको 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट पकड़ा दे रहे हैं। कितना बच रहे हैं 66,000। 66,000 को कितने के डिस्काउंट पे पे कर रहे हैं 6,000, यानी पे कितना कर रहे हो सिर्फ 60,000। क्योंकि आपको पता है कि जब किसी लायबिलिटी का पे ऑफ हम एसेट्स की हेल्प से करते हैं तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। सो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करने की कोई एंट्री पास नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करने की एंट्री नहीं होगी, लेकिन हाँ जो क्रेडिटर्स को हमें पे करना है उसकी एंट्री होगी। उसकी एंट्री सिंपल है, यहां मैं कर दे रहा हूं। उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्रेडिटर्स को पे कर रहा हूं। टोटल क्रेडिटर थे 86,000, जिसमें से 20,000 का इन्वेस्टमेंट लिया, बचा 66,000 के क्रेडिटर, जिसमें 6,000 डिस्काउंट हो गया। हमें कितना पे करना है 60,000। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 27, सेकंड पॉइंट, नोट डाउन। So after completing a lots of the doubt from your side, let's move to the next question. That is then question number 10. And the question number 10 says that Anurag and Prem were partners in the profit and the loss in the ratio of 2:1. On 31st March 2020, their balance sheet was as follows: creditor 60,000, Anurag's loans 80,000, and Mrs. Anurag loans 50,000, workman compensation 120. Investment fluctuation reserve 10,000, profit and loss 5,000, capital 3,50,000 and claim for 45,000. And in the asset side, bank is 83,000, debtor 60,000, provision for doubtful debt 3,000, and stock for 1 lakh, furniture 20,000, plant 4 lakh, investment 45,000, and advertisement expense 15,000. As well as in this question, lots of the adjustment are also given. Like the first adjustment is Anurag took over 60% of the stock at a discount of 20%, and 25% of the remaining stock was sold at a profit of 40% on cost. Remaining stock was found absolute and realized nothing. Firm had to pay 90,000 as compensation to worker. Creditors took over investment in full settlement. Debtors realized 75% and plant realized 20% less. Prem agreed to take over the responsibility of completing resolution work, and he has given few furniture as his remuneration. And realization expense rupees 10,000. So you have to prepare the realization account. So you know very well. Firstly, we prepare the format of the realization account, that is a particulars amount and particulars amount. Okay, so let's move to the solution. So question number 10 may firstly we prepare the realization account. The format of realization account you know very well.
that is an particulars amount. You know very well, firstly we transfer all the assets in the debit side and all the external liabilities in the credit side. So firstly that is an to debtor, क्योंकि बैंक तो ट्रांसफर होता नहीं, and the amount of the debtor will be a 60,000 by provision for bad debts, क्योंकि प्रोविजन जो है वो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा, that is 3,000. After that the stock is 1 lakh, and furniture of rupees 20,000. Plant 4 lakh, investment 45,000, and advertisement expense जो है वो कहाँ ट्रांसफर होता है? It will be transferred to the partner's capital account. And in the credit side, we transfer the creditors. Amount of the creditors is 60,000. Mrs. Anurag loan. Anurag is a partner, लेकिन उसकी जो वाइफ का लोन है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है. अनुराग लोन इज 80,000. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का सिर्फ क्लेम अमाउंट ही कहां ट्रांसफर होता है? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है. सो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ओनली द अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? 120. उसका रियलाइजेशन का अमाउंट, क्लेम का अमाउंट कितना है? 90,000. और उतना ही हम पे भी करेंगे. आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस तो पार्टनर्स कैपिटल में जाता है. अब आते हैं वर्किंग नोट नंबर 1. वर्किंग नोट नंबर 1 सेज दैट अनुराग टूक ओवर स्टॉक. अनुराग ने स्टॉक ले लिया, पूरा नहीं, पूरा स्टॉक उसने टेक ओवर नहीं किया. तो वर्किंग नोट नंबर 1 कि अनुराग ने जो स्टॉक लिया है, टोटल स्टॉक है 1 लाख रुपए का. स्टॉक की वैल्यू कितनी? 1 लाख. उसमें से 60% स्टॉक अनुराग ने ले लिया है और अभी 40% के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. तो 1 लाख का 60% कितना हुआ? 60,000. और अनुराग ने जो टेक ओवर किया वो कितने में किया है? एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, यानी कि 20% डिस्काउंट. तो 60,000 का 20% कितना हुआ? 48,000. यानी अनुराग ने 60,000 का स्टॉक टेक ओवर कितने में किया? 48,000. तो उसकी एंट्री कहां होगी? क्रेडिट. अनुराग कैपिटल 48,000 किस चीज का? स्टॉक. अभी भी कंपनी के पास 40% स्टॉक बचा हुआ है. 1 लाख का 40% कितना होगा? 1 लाख का 40% होगा 40,000. अब इस 40,000 में कह रहा है 25% स्टॉक हमने बेच दिया विद प्रॉफिट एट 40%. तो इसका जो 25% है, यानी 40,000 का 25% कितना है? 10,000. उसे हमने सोल्ड किया है मार्केट में 40% प्रॉफिट में. तो 40% कितना आएगा? 4,000. 10,000 का 40% 4,000, यानी 14,000 हमने इसको सोल्ड आउट कर दिया. तो बाय दैट 14,000. ठीक है. अब कह रहा है रिमेनिंग स्टॉक वाज फाउंड एब्सोल्यूट एंड रियलाइज नथिंग, यानी कि 40,000 में 10,000 तो आपने बेच दिया, लेकिन जो 30,000 है उससे कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ, नथिंग, यानी उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं, क्योंकि ऐसे से कुछ मिला ही नहीं हमको. पॉइंट नंबर 2, फर्म हैड टू पे 90,000 एज कंपनसेशन टू वर्कर. तो 90,000 यानी टोटल वर्कर कंपनसेशन रिजर्व कितना था? टोटल था 1,20,000, जिसमें सिर्फ 90,000 की लायबिलिटी बनी और 90,000 हम पे भी कर देंगे.
वर्कमैन कंपनसेशन, जो बाकी बचेगा इट विल बी क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना बचेगा? 30,000, उसे पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में डिवाइड करें। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिटर्स टू फॉर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट, यानी क्रेडिटर्स जो 60,000 के थे उसमें इन्वेस्टमेंट ले लिया, बात खत्म, कोई एंट्री पास नहीं होगी। डेटर से रियलाइज व्हाट 75% एंड प्लान से रियलाइज व्हाट 25% लेस। सो उसको भी हम लोग बाय बैंक से शो करेंगे। इसके लिए हम वर्किंग नोट भी बना सकते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 कि हमें डेटर से कितना रियलाइज हुआ, डेटर कितना था हमारा 60,000 और प्लान कितना था, प्लान हमारा था 4 लाख। कितना परसेंट कम रियलाइज हुआ? डेटर से रियलाइज हुआ 75% लेस और इस प्लान से रियलाइज हुआ 20% लेस। निकाल लीजिए, 60,000 का 75% लेस मतलब 75% कम मिला। ओके, ओ डेटर रियलाइज एट 75%, डेटर रियलाइज वाज 75%, वेयर एज प्लान रियलाइज वाज 20% लेस। तो डेटर का 75% निकालेंगे, 45,000 रियलाइज होगा और इससे 4 लाख का 20% माइनस कर दो, कितना आएगा 80,000। तो टोटल कितना रियलाइज हुआ 3,65,000। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। प्रेम agreed to take over the responsibility of completing the dissolution work and he has given the furniture as his remuneration। प्रेम को कहा गया कि आप सारा डिसोल्यूशन का काम देखिए और आपको हम फर्नीचर दे देंगे अपने बिजनेस का। तो ठीक है, एक लायबिलिटी से एक एसेट्स कंपनसेट हो गई, इसलिए इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। एंड लास्ट दिया है रियलाइजेशन एक्सपेंस, आपने पे किया है 10,000, तो उसकी एंट्री होगी टू बैंक। एंड आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। डेबिट ज्यादा आएगा इस क्वेश्चन में, क्रेडिट कम आएगा, तो उसको बोलेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन। और इस लॉस को पार्टनर का नाम क्या क्या है, अनुराग एंड प्रेम, वो अपने पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड कर लेंगे। So after completing the realization account of the question number 10, let's we move to the partners capital account of this question। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। एंड यू कैन सी दैट यहाँ पर कितने पार्टनर्स हैं। इन द क्वेश्चन नंबर 10 देयर आर 2 पार्टनर, अनुराग एंड प्रेम। अनुराग प्रेम, अनुराग प्रेम। और सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी 3,50,000 अनुराग का और 45,000 प्रेम का। उसके बाद इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे बैलेंस शीट में कोई ऐसा आइटम तो नहीं है जिसे हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना है। सो इस क्वेश्चन में सबसे पहले यू कैन सी दैट दिख रहा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। सो प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 5,000, जिसे हम 2:1 में बांटेंगे। तो 5,000 को हम लोग क्या करेंगे 2:1 में अनुराग और प्रेम में डिवाइड करेंगे। दूसरा इसमें है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के बारे में हम बात करें तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी दिया है। तो टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आपका है 15,000, इसे भी हम राइट ऑफ करेंगे 2:1 में। उसके साथ साथ इस क्वेश्चन में तीसरा पॉइंट है कि जो रियलाइजेशन पे लॉस आएगा उसे भी हम क्या करेंगे, जो लॉस है उसे भी हम लोग क्या करेंगे 2:1 में डिवाइड करेंगे अनुराग और प्रेम। और फिर हम इसमें देखेंगे कि डेबिट साइड में कोई भी पार्टनर्स कैपिटल का नाम तो गिवन नहीं है, और क्रेडिट साइड में देखिए पार्टनर्स कैपिटल का नाम है, हाँ अनुराग का नाम है। तो
उसको हम लोग अगर क्रेडिट में दिया है तो डेबिट में पोस्ट करेंगे, डेबिट में दिया होता है तो क्रेडिट में पोस्ट करेंगे। तो टू रियलाइजेशन जो अनुराग ने क्या लिया है, स्टॉक टेक ओवर किया है अनुराग ने, कितने का 48,000, वो हम लोग लिखेंगे। हाँ, एक छोटी सी बात मुझे बतानी आपको बहुत जरूरी है। रियलाइजेशन अकाउंट जब भी हम प्रिपेयर करते हैं, जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट करने से पहले आप ये देख लीजिए कि आपने सारी लायबिलिटी पे ऑफ कर दी है कि नहीं कर दी। वही मुझे लग रहा था कि थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी एंड नो वन स्टूडेंट आस्क्ड अबाउट इट। देखिए अगर आपने देखा क्रेडिटर्स तो पे ऑफ हो गए, क्योंकि क्रेडिटर्स ने क्या टेक ओवर कर लिया, क्रेडिटर्स ने टेक ओवर कर लिया है फर्नीचर। पॉइंट नंबर 3 में दिया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्लेम हमने पे कर दिया। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने एक चीज भूल गए कि मिसेस अनुराग लोन को हम लोगों ने पे नहीं किया। तो हो सकता है यहां गलती हो जाए आपसे, आपको उसे भी पे करना पड़ेगा। मिसेस अनुराग लोन, अनुराग के जो मिसेस का लोन है 80,000, जब क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसे कितने में पे करना है, कितना पे करना है, तो उस सिचुएशन में आपको फुल अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये मैंने आपको बताया था कि जब किसी लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, पूरा अमाउंट पे करते हैं। और कोई ऐसी लायबिलिटी यहां नहीं दिख रही जिसे हमें पे करना है। पॉइंट नंबर 2 इज दैट एसेट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ऐसा नहीं कि हम पीछे पड़ जाएंगे, उसको छोड़ देंगे। यानी इफ क्वेश्चन इज नॉट गिवन अबाउट द पेमेंट ऑफ द लायबिलिटी, so it will be paid in full. But if in any question there is no information about the realization of the assets, so हम ये मान के चलेंगे कि एसेट से कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ। ओके, सो इसको नोट डाउन कर लीजिए। Okay, so you can see that कि बेसिकली हमें इन दो पॉइंट पे ध्यान रखना है व्हाइल वी प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद फिर हम लोग यू नो वेरी वेल एट लास्ट क्या प्रिपेयर करते हैं, बैंक अकाउंट। एंड बैंक अकाउंट की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि बैंक अकाउंट अगर टैली कर गया इसका मतलब आपका आंसर सही है। अब बैंक अकाउंट में लिखते समय देखिए यहाँ बैंक डेबिट है 2 टाइम्स, 3 टाइम्स डेबिट है। और हाँ, एक पॉइंट और कि सबसे पहले बैंक अकाउंट बनाने से पहले आप देख लीजिए कि बैंक का कोई ओपनिंग बैलेंस गिवन है। हाँ, इस क्वेश्चन में गिवन है 83,000। सो बैलेंस बीडी 83,000 और आप पोस्टिंग करेंगे पहले रियलाइजेशन अकाउंट से। बैंक कहीं दिख रहा है, यस 1 2 3 टाइम्स दिख रहा है, तो बाय रियलाइजेशन। आप चाहें तो एक साथ भी पोस्टिंग कर सकते हैं बाय रियलाइजेशन। तीनों अमाउंट जोड़ दीजिए 90,000 प्लस 10,000 प्लस 80,000, ये हो गया 1,80,000। उसी तरह से यहां पर देख लीजिए कहीं बैंक गिवन है, हाँ 2 टाइम्स बैंक गिवन है, तो 2 बैंक 14,000 प्लस 3,65,000, ये हो जाएगा आपका 3,79,000। और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखिए कि आपको फाइनली पेमेंट कितना करना है पार्टनर्स को। अनुराग को कितना पे करना है, प्रेम को, और उसे हम लोग किस तरह लिखेंगे, बाय अनुराग्स कैपिटल बाय प्रेम्स कैपिटल। और देखिएगा ये ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने के लिए गाइड कर दिया है कि हाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 10। इसको कंप्लीट करिए, इसकी जितने भी मैंने मिसिंग फिगर्स रख दिए हैं you will complete by yourself, and if you have any doubt so please ask me. So in today's video, firstly we discuss a lots of the doubt question from your side, that is in a lots of the small topic from the chapter number 6, that is in dissolution of the partnership firm, and also we solved the very important practical question, that is in question number 10. And with the help of the question number 10, we can see that how we will prepare the realization account, how we will prepare the partners capital account and bank account. और यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट ये था कि how we will realize the assets when there is a tricky information are given.
ओके, सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय. एंड आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, प्लीज सॉल्व द मैक्सिमम प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन योर कॉपी. And if you have any doubts, so please ask me. Bye bye.